हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को हम क्यों पढ़ते हैं, किस तरह से ये पॉलिटिकल सिस्टम को क्लासिफाई करने की कोशिश करती है, उससे क्या बेनिफिट्स होते हैं, और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है जो उसका ओरिजिन कैसे हुआ और उसका स्कोप क्या है। आज हम देखेंगे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की अप्रोचेस के बारे में, जो बेसिकली दो भागों में बांटी जाती हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोचेस और दूसरी हैं मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रेडिशनल या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच से। दोस्तों, जो लीगल, इंस्टीट्यूशनल या ट्रेडिशनल, आप इसे किसी भी अप्रोच का नाम दें, इसके बेसिकली कुछ फीचर्स थी जिन्हें आप इसकी सीमाएं भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो ये केवल फॉर्मल थी, यानी केवल सरकार या संविधान के अध्ययन पर इसने बल दिया, केवल औपचारिक संगठनों के अध्ययन को इसने फोकस किया। दूसरा, इसका दायरा जो था वो बहुत ही नैरो था, संकीर्ण था। ये केवल यूरोप और अमेरिकी देशों के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर ध्यान देता था, उन्हीं का स्टडी करता था। तीसरा है, ये था डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, अर्थात इसने ये तो बता दिया कि किन्हीं दो राजनीतिक व्यवस्थाओं में क्या समानताएं या असमानताएं हैं, परंतु ये नहीं बताया कि ऐसा क्यों है। जैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का मेन उद्देश्य था कि ये किन्हीं सामान्य सिद्धांतों का विकास कर सके और बता सके कि कोई घटना हुई है तो वो बेसिकली क्यों हुई है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि अगर मैं एक मार्कर पेन फेंक कर ये बताने का प्रयास करूं कि ग्रेविटेशन फोर्स क्या है, तो ये बताना ज़रूरी है कि पेन कहाँ गिरा, या ये बताना कि पेन क्यों गिरा। यानी ये जो ट्रेडिशनल या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच थी, ये तो बताती थी कि पेन कैसा है, कहाँ गिरा है, कैसे गिरा, लेकिन ये नहीं बता पाई कि पेन वहाँ पर क्यों गिरा, किस वजह से गिरा। तो इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसकी ये जो सीमाएं थी, इनकी वजह से हमें एक मॉडर्न अप्रोच की ज़रूरत पड़ी, उस अर्थात ट्रेडिशनल अप्रोच में परिवर्तन लाने की ज़रूरत पड़ी। और ऐसा बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो आउटडेटेड हो चुकी थी। आप देखेंगे कि जो अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुई या फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई, तो इसके बाद से एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट हमारे सामने बेसिकली उभर कर सामने आया, और पूरे वर्ल्ड ने एक डेमोक्रेटाइजेशन की वेव को अनुभव किया। इसके अलावा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नए पॉलिटिकल सिस्टम्स एमर्ज हुए, और इसमें एशिया, अफ्रीका के देशों में ऐसा स्पेशली देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए अगर मैं कहूँ कि ब्रिटेन के और हमारे संसदीय व्यवस्था में सरकार का अंतर नहीं था, पर सिस्टम का था। इसके अलावा आप देखेंगे कि 1917 में साम्यवादी क्रांति हुई, जिसका अध्ययन ट्रेडिशनल अप्रोच में था ही नहीं। यदि हम मान लें कि क्लास के आधे बच्चों को हम तुलना में शामिल ही नहीं करेंगे तो क्या होगा। यदि ये पहले था कि मतलब जो तानाशाही है, साम्यवादी शासक है, उसका अध्ययन उसमें था ही नहीं, और ना उन्होंने इसको इसमें इंक्लूड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो थोड़ी आउटडेटेड हो गई थी, अब उसमें सुधार की आवश्यकता थी। इसके अलावा ट्रेडिशनल अप्रोच में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन भी शामिल नहीं था, और इसलिए तुलनात्मक राजनीति के क्षेत्र में एक दूसरा दौर शुरू हुआ, एक सेकंड फेज शुरू हुआ, जिसके कारण नई मॉडर्न अप्रोचेस का जन्म हुआ, जो बिहेवियरलिज्म, पोस्ट बिहेवियरलिज्म और इसके बाद में आई हैं। अब देखते हैं कि जो मॉडर्न अप्रोच हैं वे बेसिकली मॉडर्न क्यों हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये केवल सरकार के ऊपर फोकस ना करके ये पूरी व्यवस्था के ऊपर फोकस करती हैं। दूसरा, इनका जो एम्बिट है, इनका जो अधिकार क्षेत्र है वो काफ़ी इंटीग्रेटेड है, काफ़ी ब्रॉड है देन ट्रेडिशनल अप्रोचेस। इसके अलावा ये विश्लेषण की बात करता है, यानी कोई चीज़ क्या है के साथ साथ कोई चीज़ क्यों है, इस बात का भी ध्यान देता है। तो जो ट्रेडिशनल, जो सेकेंड अप्रोच है, आप बेसिकली अगर दोनों की तुलना करके देखें
तो आप देखते हैं कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो बेसिकली डिस्क्रिप्टिव है, वर्णनात्मक है। यानी अगर मैं उदाहरण दूं और कहूं कि अगर सपोज करिए कि किसी एक स्टेट में चोरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, तो ये तो बताएंगे कि किसी स्टेट में चोरों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि ऐसा किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है। जबकि वहीं मॉडर्न अप्रोच जो है वो बताएगी कि किस प्रकार से ये चोरों की संख्या बढ़ी और उसके पीछे क्या क्या कारण थे। यानी ये डिस्क्रिप्टिव भी है और ये एनालिटिकल भी है, यानी ये सॉल्यूशन देने की भी कोशिश करते हैं। दूसरा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो नैरो है, यानी उसमें वेस्टर्न बायसनेस आपको देखने को मिलती है। यानी अगर मैं कहूँ कि संकीर्ण है, आप नेचर है उसका संकीर्ण। अगर मैं आप कहूँ कि आप नेचर में कैसे हैं, तो आप हो सकता है आप नेचर में हेल्पफुल हो, आप नेचर में रूड हो, यानी आपका झुकाव कैसा है। तो इसी प्रकार से जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी उसका झुकाव जो था वो बेसिकली यूरोसेंट्रिक था, वेस्टर्न बायसनेस लिए हुए था। जबकि जो मॉडर्न अप्रोच है वो साइंटिफिक, वो वैज्ञानिक अप्रोच लिए हुए थी, वो व्यवस्थित अध्ययन करने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो फॉर्मल थी, वो केवल औपचारिक अध्ययन करना चाह रही थी। जबकि मॉडर्न अप्रोच में सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी शामिल किया गया, न केवल फॉर्मल एलिमेंट्स को बल्कि इनफॉर्मल एलिमेंट्स को भी स्थान दिया गया। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो मोनोग्राफिक थी, यानी सिर्फ सिंगल साइडेड चलती थी, केवल डेमोक्रेटिक स्टेट्स का, डेमोक्रेसी का, गवर्नमेंट की स्टडी करती थी। इनके लोक व्यवहार की स्टडी नहीं करती थी, यानी इनका लोगों के व्यवहार पे क्या फ़र्क पड़ा या लोगों ने इनको कैसे इफ़ेक्ट किया, उनके बीच में जो संबंध था वो इसके क्षेत्र में अध्ययन नहीं किया जाता था। तो इस प्रकार से ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो थोड़ी सी पिछड़ गई थी। जबकि मॉडर्न अप्रोच जितनी थी वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखती थी, वो सोशल प्रॉब्लम्स पर फोकस करती थी। यानी अगर वोटिंग बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, शहरीकरण की कोई प्रॉब्लम है तो वो क्या है, वो क्यों है, बिहेवियरल स्टडी पे इसने काफ़ी फोकस किया। यानी जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में जो लोग हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वही सेम इंस्टीट्यूट, सपोज करो अगर मैं प्रधानमंत्री पद की बात करूं तो कैसे अगर एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो वही पद बहुत पावरफुल हो जाता है, और कैसे अगर दूसरा व्यक्ति उसी पद पर आसीन होता है तो वही सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स उसके पास होते हुए भी कैसे वो एक कमज़ोर प्राइम मिनिस्टर सिद्ध होता है। यानी उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट को इन्होंने ध्यान में रखा और ज़्यादा इंक्लूसिव स्टडी की। इसके अलावा जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी अगर आप उसको देखें तो उसमें लैक ऑफ इंटरडिसिप्लिनरीनेस थी, यानी कि उसमें एक प्रकार से अंतर विषयक अध्ययन नहीं था, केवल पॉलिटिक्स का अध्ययन करती थी, व्यक्ति की केवल पॉलिटिकल पहलू का अध्ययन करती थी। उसका ये राजनीतिक जो व्यवहार है, जो पॉलिटिकल पहलू है, वो दूसरे जिन भी फैक्टर्स से, चाहे वो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन हो, चाहे वो उसकी साइकोलॉजी हो, चाहे वो उसके दूसरे सोशियोलॉजिकल फैक्टर्स हों, उनको इसने शामिल नहीं किया। लेकिन मॉडर्न अप्रोच ने अपने आप को इंटरडिसिप्लिनरी बनाया, अंतर विषयात्मक बनाया, और इसने पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइकोलॉजी इत्यादि अनेक विषयों को जन्म दिया और एक इंटीग्रेटेड स्टडी करने की कोशिश की। जो ट्रेडिशनल अप्रोचेज है उसके बेसिकली आप 3 उपगम पे देख सकते हैं, सब उपगम या सब टाइप आप कह सकते हैं। इसमें सबसे पहला है हिस्टोरिकल अप्रोच, दूसरा है लीगल फॉर्मल अप्रोच और तीसरा है इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। जबकि मॉडर्न अप्रोच को भी आप 3 सब सिस्टम में ही बांट सकते हैं, जिसमें आप सिस्टम थ्योरीज के बारे में पढ़ सकते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरीज के बारे में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट थ्योरीज की बात कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों अगर कुल मिलाकर हम बात करें तो हम पाएंगे कि जो ट्रेडिशनल और मॉडर्न अप्रोचेज़ हैं इनमें काफ़ी अंतर है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल अप्रोच हैं वो ना केवल नैरो हैं बल्कि वो सिर्फ वन साइडेड अध्ययन करती हैं, ये काफ़ी चीज़ों को अपने अध्ययन क्षेत्र से बाहर छोड़ देती हैं। जबकि मॉडर्न अप्रोच काफ़ी साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, ज़्यादा इंक्लूसिव बनने की कोशिश करती हैं, और इस प्रकार से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को एक ब्रॉडर, एक ज़्यादा व्यापक आधार क्षेत्र प्रदान करती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आइए एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा।
तो अप्रोचेज ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपने सबसे पहले देखा कि जो ट्रेडिशनल या इंस्टीट्यूशनल अप्रोच है वो बेसिकली कैसे फॉर्मल थी, नैरो थी, डिस्क्रिप्टिव थी, और इसकी वजह से हमें एक मॉडर्न अप्रोच की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुई या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो नई एशियो अफ्रीकन नेशंस का उदय हुआ, उनकी वजह से उनके अध्ययन को इस क्षेत्र में शामिल करने के लिए, उनका अध्ययन प्रॉपर तरीके से करने के लिए हमें नई अप्रोचेस की ज़रूरत पड़ी। और क्योंकि इस समय जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वो आउटडेटेड हो चुकी थी, इसलिए हमने मॉडर्न अप्रोच को अपनाया। और क्योंकि ये इंटीग्रेटेड थी, एनालिटिकल थी, और केवल गवर्नमेंट के ऊपर फोकस ना करके पूरे सिस्टम के ऊपर फोकस करती थी, ये अपने आप में इंटरडिसिप्लिनरी थी, साइंटिफिक थी, डिस्क्रिप्ट के साथ साथ एनालिटिकल भी थी, और ज़्यादा इंक्लूसिव थी। तो इस प्रकार से जो ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोचेस आप समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो मॉडर्न अप्रोचेस आई, उन अप्रोचेस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।